बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज 14 दिसंबर बड़ा अहम दिन है। एक फैज़ ज़दा यानी जनरल फैज़ हमीदा डंगेआया जज जो है वो बहाल हो सकता है और एक फैज़ याफ्ता जज यानी जो फैज़ पाते रहे हैं फैज़ हमीद साहब से, वो घर जा सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात कर रहा हूँ। उनके साथ आज क्या होने वाला है, ये अंदर की खबर मैंने जो निकाली है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इमरान खान के कुछ मुकदमात हैं, जिनका ज़िक्र करेंगे और उन्हें शट अप कॉल क्यों दी गई। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं फौजी अदालतों के केस में जो इंटर कोर्ट अपीलें थी, उनकी समाअत के दौरान बेंच के सरबराह में से जैसे सरदार तारक मसूद ने सख्त रवैया क्यों इख्तियार किया? गैर मामूली रवैया था उनका। वो उनकी तबीयत से मैच नहीं करता। और फिर जो एजाज अल एहसन वाले बेंच ने, 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासब से फैसला दिया था कि जनाब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, उनकी जो मुतलका दफात थी सिविलियंस के ट्रायल वाली, वो उन्होंने कलअदम कर दी थी। वो एजाज अल एहसन साहब वाला जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है इस बेंच ने और फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की मशरूत तौर पर इजाजत दे दी। ये शर्त क्या है, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अदालत में सरदार तारक मसूद साहब ने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया है, या क्यों करना पड़ा, किसने मजबूर किया उन्हें। आपको याद होगा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को जो चैलेंज किया था, उसमें जस्टिस जवाद एस खाजा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हुए हैं, वो भी दरखास्त गुजार थे। अब उन्होंने जो नया बेंच बना है अपीलों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो 6 रुकनी जो बेंच है, उसमें जस्टिस सरदार तारक मसूद जो बेंच के सरबराह हैं, उन पर उन्होंने एतराज कर दिया। एक दरखास्त दायर कर दी, जनाब आप इस बेंच में ना बैठे। क्यों ना बैठे? जनाब आप अपना माइंड जो है वो ज़ाहिर कर चुके हैं, आश्कार कर चुके हैं, आप अपनी सोच बता चुके हैं। वो कौन सी सोच बता चुके हुए हैं? पहले तो जो एतराज जो है यही गलत है, ये हकायक के बरक्स है जो ये एतराज उठाया जा रहा है। जनाब आपने तो जहन आश्कार कर दिया। आपको याद होगा कि पहले जब ये दरखास्तें आई थी, इनमें एतजाज हसन की भी दरखास्त है, आपको याद होगा। तो वो जब फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें आई थी, तो एतजाज हसन और खोसा साहब बंदयाल चीफ जस्टिस से मिले भी थे जाके, और दूसरे दिन या तीसरे दिन वो अदालतें, वो केस जो है लग गया था, 9 रुकनी बेंच बन गया था। उस 9 रुकनी बेंच में उसने मेरे ख्याल जून, ये इसी साल जून की ये बात है, 22 जून या 23 जून इसके राउंड अबाउट वो तारीख थी, तो 9 रुकनी बेंच बना था। तो 9 रुकनी बेंच में बंदयाल साहब की सरबराही में वो बेंच था। तो उसमें उस बेंच में जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब भी शामिल थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल थे। इस केस की पहली ही समाअत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद ने बेंच की तश्कील पर एतराज कर दिया था। एतराज क्या किया था उनका? जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, वो तो आपने मुअत्तल कर दिया हुआ है, पहले उसका फैसला कर लें, फिर कार्रवाई जो है आगे चलाएं। वो बेंच से अलग नहीं हुए थे और ना ही फौजी अदालतों के कानून के हवाले से या दरखास्तें थी, उस हवाले से उन्होंने कोई अपना जहन दिया था या कोई राय दी थी। उन्होंने तो सिर्फ इस बुनियाद पे एतराज किया था, वो कहते हैं हम अलग नहीं हो रहे, लेकिन पहले उसका फैसला कर लें, बेंच जो है वो कमेटी बनाए, या फिर अगर आप वो एक्ट जो है उसको मुस्तरद कर देते सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, तो फिर आप जो है कलअदम कर देते हैं, तो फिर आप बना लें बेंच, लेकिन पहले उसका फैसला कर लें। इस बुनियाद पे ये दोनों अलग हुए थे। इन्होंने ये नहीं कहा था कि फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नहीं आ सकती या उनकी समाअत नहीं हो सकती, ये तो राय नहीं दी थी। क्या ज़हन दे दिया था? और उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे और उन पे हुकूमत की तरफ से एतराज़ कर दिया गया कि जनाब आप तो जवाद एस खाजा के रिश्तेदार हैं। मंसूर अली शाह साहब खुद ही उठ गए, ठीक है जनाब, मेरे ऊपर अगर एतराज़ किया है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं सुनता केस। फिर वो रह गए 6 रुकनी बेंच और फिर बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो गए फैसला दिए बगैर। फिर रह गए 5 रुकनी बेंच। एजाज अल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फिर इसका फैसला किया था। जो मैंने कहा ना सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों में,
اور मुतलका दफ़ात जो थी कवानीन की, मुतलका कवानीन की, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, वो उन्होंने कलअदम कर दी कि गैर आईनी है। ये उसमें मामला हुआ था और 5 रुकनी जो बेंच था उसमें भी जो याहिया अफरीदी साहब थे, उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था। यानी 4 जजों ने ये फैसला किया था। एजाज अल हसन साहब वाला जो बेंच है उसके फैसले के खिलाफ फिर हुकूमत की तरफ से अपीलें आ गई, जिनमें वज़ारत दिफ़ा की अपील भी है और ख्वाजा हारिस अहमद उनके वकील हैं। तो अब 6 रुकनी बेंच जो है इन अपीलों की सुनवाई कर रहा है। उसमें सरदार तारक मसूद उस बेंच के हेड हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मोहम्मद अली मदर साहब हैं, हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं, मुसर्रत हलाली साहबा हैं और इरफान सादत साहब हैं। अच्छा, जब समाअत शुरू होती है ना, तो जो नज़ीर खुस्सा साहब हैं, वो बड़ा अजीबो-गरीब रवैया इख्तियार करते हैं। वो कहते हैं बेंच के सरबराह को, सरदार तारक मसूद साहब को, कि आप पर तो हमने एतराज़ किया हुआ है और आप बैठकर केस की समाअत कर रहे हैं। ऐसा रवैया, ऐसे जज पे ऐसे एतराज़ किया ही नहीं जाता अदालत में। बड़े मुअद्दब होके बात की जाती है, बड़ी माज़रत करके बात की जाती है। अदालत का एक डेकोरम होता है, तकद्दुस होता है। इन्होंने डायरेक्ट जनाब सोटा मारा उनके ऊपर कि जनाब आप पर एतराज़ है, आप बैठकर ये केस सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैं बैठ के ना सुनूँ तो फिर खड़े होके सुनूँ। ये उनका पहला जवाब था खोसा साहब को। खोसा साहब पहले भी मुख्तलिफ अदालतों में ऐसा रवैया इख्तियार कर चुके हैं और बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने बाकायदा लिख के भेजा हुआ था रजिस्ट्रार ऑफिस को, जनाब इसके जो केस है ना बतौर वकील, ये हमारे सामने ना लगाए जाएँ, किसी और बेंच में लगा दें। बहरहाल उसके बाद जनाब एतराज़ हसन साहब का जो एतराज़ है ना, पहले उसका फैसला कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा जनाब ये एतराज़ किसने किया है? तो पता ही चला कि ये तो जवाद ख्वाजा साहब की दरखास्त है, एतराज़ तो उन्होंने किया है। खुस्सा किस हैसियत से कह रहा था? या एतजाज हसन किस हैसियत से कह रहा था जनाब आप पहले एतराज़ का फैसला करें? वो उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब वो एतराज़ उन्होंने किया कि जनाब पहले ही ज़ेन दे चुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब जवाद अहसन ख्वाजा साहब ने जो एतराज़ किया है ना, जवाद अहसन ख्वाजा साहब की अपनी एक जजमेंट है। उन्होंने खुद ये करार दे रखा कि अगर किसी जज पे कोई एतराज़ किया जाता है किसी बेंच में, तो ये जज की अपनी मर्ज़ी है, वो बेंच से अलग हो या ना हो। अब इससे जो अगला फ़िक्र है, इसको बड़ा पीटीए वालों ने उछाला है मीडिया पे कि जनाब उन्होंने कहा जनाब मैं बेंच यानी उस फैसले की रोशनी में मैं बेंच से अलग नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, क्या करेंगे अब कर दिया, क्या कर लेंगे? यानी जैसे उन्होंने तड़ी लगाई हो कि तुसी की कर रहे हो, नहीं उठता मैं, चलो दौड़ो। ऐसे नहीं कहा था उन्होंने, ना ही उनका ये अंदाज़ है। बहरहाल उसके बाद जनाब उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी और उन्होंने ये अदालत में ये बात आई कि जो एजाज अल हसन साहब वाला बेंच है, उसने तो तफसीली फैसला ही नहीं दिया और उन्होंने ये कहा, बेंच के सरबराह ने, सरदार तारक मसूद साहब ने, कि इन्होंने एक लाइन के साथ आर्मी एक्ट की जो दफ़ा है 21D वो उड़ा दी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतल्लिका दफ़ा उड़ा दी है और बताया है नहीं क्यों। अपील तो इस बात पे सुननी होती है जनाब उसमें ये जो कानूनी सुकम रह गए हैं, ये चीज़ें इल्लीगल हैं उस फैसले की, तो किस चीज़ पे फैसला करें? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा जनाब फिर इसको मुअत्तल कर दें, जो एजाज अल हसन साहब के बेंच वाला फैसला है। तो इस सिलसिले में एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई, जो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब है ना, उन्होंने उसी से मिलता-जुलता एक सवाल कर दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आयशा मलिक साहबा ने सवाल कर दिया था कि अगर फुल कोर्ट इब्तिदाई केस का फैसला करे, तो फिर अपील कौन सुनेगा? तो उन्होंने भी, मुसर्रत हलाली साहब ने भी ये कह दिया, जब ये कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जनाब वहाँ तो थोड़ी-थोड़ी सज़ाएँ होनी है, 3 साल से ज़्यादा किसी को सज़ा नहीं होनी। तो उन्होंने कहा जनाब अगर इतनी थोड़ी-थोड़ी सज़ाएँ होनी है, तो फिर आप उनकी जो बेलें क्यों नहीं ले रहे? ज़मानतें क्यों नहीं, ज़मानत पे क्यों नहीं रहा कर रहे? यानी थोड़ी सज़ा वाला जो बंदा है उसकी ज़मानत मंज़ूर हो जाती है ना, तो उनको ज़मानत पे क्यों नहीं रहा कर सकते? तो जो आर्मी एक्ट है, ये जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा था लोगों का, वो सिविलियन हो या फौजी हो, वहाँ ज़मानत का तसव्वुर नहीं है। उस कानून में ज़मानत का ज़िक्र ही नहीं है। बहरहाल फिर उन्होंने पूछा कि क्या उनको अदालत को जो है वो वाली अदालत है, उसको ज़मानत का इख्तियार नहीं है। अच्छा, फिर बेंच ने कहा कि जनाब ठीक है, हम गौर करके बताते हैं आपको कि वो एजाज अल हसन के बेंच वाला फैसला मुअत्तल करना है या नहीं करना है। तो फिर ये फैसला सुना दिया गया कि जनाब वो जो फैसला था,
وہ معطل कर दिया गया है एजाज अल-हसन के बेंच वाला, और जो ट्रायल की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन वो जो ट्रायल है, वो हतमी फैसला नहीं करेंगे फौजी अदालतें। पहले इस केस का फैसला होगा, उसके बाद वो ट्रायल मुकम्मल कर लेंगी, लेकिन सज़ा या बरियत का फैसला जो है, वो नहीं किया जाएगा वहाँ पे। और ये जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस केस की जो है, वो दोबारा समाअत होगी। अब बड़ा शोर मचा हुआ है जनाब, और जो फैसला आया ना ये वाला, सरदार तारक मसूद साहब वाला, इसमें ये 1-5 से फैसला आया है। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने, जो अक्सरियत है, उसके साथ इत्तेफाक नहीं किया, और 5 जजों ने ये कहा। अब बड़ा ये कहा जा रहा है जनाब, वो 5 जजों का फैसला 5 जजों ने मुअत्तल कर दिया। एजाज अल-हसन साहब वाला फैसला भी 4-1 से आया था, और दूसरा बाई जे इंट्रा कोर्ट अपील है, 6 रुकनी बेंच है, उसके पास इख्तियार है, उसने कर दिया। और जो पहले वाला फैसला था ना, जो मैंने कहा एजाज अल-हसन साहब वाला, तयशुदा असूल है, रूल है सुप्रीम कोर्ट का, ये लिखा हुआ है कि अगर एक बेंच कोई फैसला करता है, फर्ज करें 5 रुकनी बेंच, और उसके बरखिलाफ कोई बेंच जो है वो फैसला करता है, तो वो जो दूसरा बेंच है, अगर पहले वाले फैसले के उल्ट कोई फैसला कर रहा है, तो उसके जजों की तादाद पहले बेंच से ज्यादा होनी चाहिए, उससे बड़ा बेंच होना चाहिए। ये पहली मरतबा 1975 में ये मामला आया अदालत में कि जनाब सिविलियंस का जो फौजी अदालतें, उनमें ट्रायल हो सकता है या नहीं आ सकता। वो कहते हैं FB अली केस, बड़ा मशहूर केस है। वो 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच था, और उसने ये डिक्लेयर किया था कि जनाब ट्रायल हो सकता है फौजी अदालतों में। और ये भी 5 रुकनी बेंच था, एजाज अल-हसन साहब वाला। तो ये लार्जर बेंच को भेज सकते थे मामला, खुद कलअदम ही नहीं कर सकते थे। ये जो फैसला मुअत्तल हुआ है ना एजाज अल-हसन वाले बेंच का, ये एजाज अल-हसन साहब जो उस बेंच की वजह से हुआ है कि उन्होंने अभी तक जो फैसला जारी नहीं किया। ये 24 अक्टूबर को उन्होंने शॉर्ट जजमेंट दी थी, तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। अच्छा, वैसे भी एजाज अल-हसन साहब, जैसे कल मैंने जिक्र किया था, वो शॉर्ट ऑर्डर जारी कर देते हैं, ये मामूल है उनका, और उसके बाद तफसीली ऑर्डर के लिए जनाब फिरते रहे उनके पीछे, ढूंढते रहे कि कब आता है, कब नहीं आता है। और वैसे एक इसमें और भी अच्छा पॉइंट उठाया ख्वाजा अरशद ने, जब 104 बंदों का जो ट्रायल है वो 7 माह से बंद है वहां पे, तो 3-3, जो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि 3-3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल सजा होगी किसी बंदे को। तो वो उन्होंने पूछा वैसे कि आपको कैसे पता 3 साल? वो कहा कि जुर्म की नोयत और फर्द जुर्म के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को फर्द जुर्म लगी हुई है, कुछ मुलजम जो है ना, वो 6-7 वो दरखास्त लेके आए भी थे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमारा जो मामला है, जो फौजी अदालतों में रहने दें, ताकि जल्द से जल्द मामला निपटे, किसी तरफ लगे। आम अदालतों में बहुत देर लग जाती है। तो उन्होंने कहा 7 माह से अंदर जब उन पर रहम करें, उनको ट्रायल होने दें, हो सकता है वो बरी हो जाएं। अगर सजा होगी तो 3 साल से ज़्यादा सजा नहीं होगी। तो बहरहाल ये अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में इसकी जो केस की है वो मजीद समातों की छुट्टियाँ आ गई हैं ना। अब आते हैं जनाब जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी और मुज़ाहर अली एक और नकवी साहब वाले मामले की तरफ। आपको पता ही है जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को क्यों निकाला गया था? पहले उन्होंने एक फैसला दिया था कि जनाब जो ISI और दीगर ऐसे अदारे हैं, वो अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए, हत्ता के बेंचों की तश्कील के लिए भी वो मैनिपुलेट करते हैं मामलात। और फिर उन्होंने बार से खिताब में भी यही बातें कर दी। उन्होंने कहा जनाब मेरा जो चीफ जस्टिस है, उसको भी वो दबाव-शबाव डालते हैं और बेंच मुझ बनवाते हैं। और उनका जनाब मुझे उन्होंने कहा फैज़ हमीद साहब ने, और कि जनाब ये बाहर नहीं आनी चाहिए इलेक्शन से पहले, आपके पास अगर इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें लगती हैं, मरियम और नवाज़ शरीफ की, तो इस तरह नवाज़ शरीफ आज भी ये कह रहा था कि जनाब अज़मत सईद साहब ने कहा कि अडयाला जेल में बहुत जगह है मेरे हवाले से, और अज़मत सईद की एक अज़ीज़ा का, रिश्तेदार का प्रमोशन का मामला था। पता लग गया ना, जज की दिल च रख के बैठे होंगे आ। बहरहाल तो फिर जनाब फौरी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हरकत में आई, साकब निसार साहब, और वहाँ जिस तरह इस मामले को चलाया गया, वो भी सबके इल्म में है। तो अब ये केस जो है उनकी, जो उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ जो इनकी पिटीशन है, वो खुदा-खुदा करके लगी हुई है। और उस बेंच में हैं जनाब जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में बेंच है, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं, और अदनान सादत खान साहब हैं। ये 5 रुकनी बेंच है जो आज इस केस की समाअत कर रहा है।
और फाइनल आर्गूमेंट्स इसमें होने हैं, और हामिद खान साहब ने आर्गूमेंट्स देने हैं। वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में जब मैं वीला कर रहा हूँ, और तैयारी श्यारी कर रहे हैं, तैयारी भरपूर है। और साबित सिर्फ एक बात करनी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी वो तशद्दुद पर मबनी थी और बदनीयती पर मबनी थी। इफ्तिखार चौधरी केस में ये डिक्लेयर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि जनाब अगर बदनीयती साबित हो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, तो फिर उसकी कार्रवाई जो है वो कलअदम हो जाएगी। तो बहरहाल इम्कान इस बात का मौजूद है बहुत ज़्यादा कि जनाब ये इनकी बहाली का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। बहरहाल वो रिटायर हो गए होंगे, लेकिन जिनको बरतरफ किया गया था वो बरतरफी कलअदम हो जाएगी। और दूसरा जनाब जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी साहब जो है, उनका जो केस है, उनके खिलाफ जो शिकायत हैं, मियां दाऊद स्मिथ सबसे आगे जा रहे हैं बार काउंसिलों की, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगी हुई है। नोटिस जारी हुआ है जनाब, आप आ जाएँ। मुज़फ़्फ़र अली नकवी साहब को भी कहा है, शिकायत कंदगान को भी कहा है। तो ये क्यों? ये मुज़फ़्फ़र नकवी साहब ने एक दिन पहले खुला खत लिखा, वो मैंने कहा मिसकंडक्ट है, उसपे भी कार्रवाई होनी है। उसके लिए क्या तैयारी है शिकायत कंदगान की, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। यही मैं बताना चाह रहा था, जो मैं कह रहा खबर है मेरे पास। उन्होंने अपने खुले खत में यही कहा है ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जो मेरी दरखास्तें हैं वो 15 दिसंबर के लिए फिक्स हैं। अगर जिन्होंने बेंच पे भी इतराज़ किया है, जिसके आगे वो फिक्स हैं, लेकिन इन्होंने 14 को मेरा जो रेफरेंस है, जो मेरे खिलाफ जो शिकायत हैं, वो सुनवाई के लिए रख ली है, नोटिस जारी कर दी है। यानी वो कह रहे हैं बदनीति में मबनी ये सारा मामला है। तो जो इसलिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए तलब किया गया इजलास कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जिनको शोकॉज़ नोटिस जारी नहीं हुआ था, इन्होंने जवाब ही दाखिल नहीं करवाया। उसका झूठा सच्चा जवाब दाखिल करना था इन्होंने, चाहे उसमें यही कह देते कि जनाब मैंने आपकी कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है, उसका इंतजार कर लिया जाए। इन्होंने जवाब ही दाखिल नहीं करवाया। और फिर ये एक तयशुदा अमर है वैसे बहुत सारे मामलात में कि अगर शोकॉज़ नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता ना, तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि इसके पास अपनी सफाई के लिए कहने को कुछ नहीं है, ये समझा जाता है। वो कहते हैं ना कि जब कुदरत का निज़ाम हरकत में आता है, तो बंदे की मत मारी जाती है, अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। तो इन्होंने और बड़ी गलतियाँ कर ली हुई हैं। एक तो ये कि इनकी 2 दरखास्तें थी। एक पहले नोटिस के बाद जिसमें इन्होंने एतराज़ किया हुआ था बेंच पे, और एक दूसरे नोटिस के बाद। तो रजिस्ट्रार ने कहीं खत लिख दिया इनको कि जनाब इनसे पूछ लिया कि आपने पहले वाली दरखास्त वापस लेनी है या वो भी चलानी है साथ। तो इन्होंने जो जवाब दिया उस नोटिस का रजिस्ट्रार को, उसमें सुप्रीम जुडिशल को कहा जनाब इन्होंने तो, उसका मतलब ये बनता है कि इन्होंने तो फोर्जरी की हुई है। मैंने तो ये कहा ही नहीं जो लिख दिया, या जो मैंने कहा वो उसके उल्ट कर दिया। इस तरह की बातें, यानी ये तौहीन अदालत है। जो आइन का आर्टिकल 109 है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है, और फिर उसके बाद 210 है, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल को तौहीन अदालत का इख्तियार है और उसके लिए वो कुछ भी किया जाए। वो शौकत अली केस का कल मैंने हवाला दिया, तो उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई थी और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। बहरहाल एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब जो शिकायत कंदगान है, उन्हें मैंने कहा ना कि मियां दाऊद जो है वो लीडिंग रोल जो है वो अदा कर रहा है। तो पता ये चला है कि उन्होंने कोई पेपर बुकें तैयार की हैं, और इन्होंने जो कुछ किया है, नई चीज़ें जो सामने आई हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखी जाएंगी। एक तो एजाज अल एहसन पर फिर एतराज़ किया जाएगा कि जनाब ये तो सारे मिले हुए हैं। एजाज अल एहसन ने जो खत लिखा रजिस्ट्रार के जरिए काजी साहब को, वही बातें उनका हवाला दे के मुज़ाहिर नकवी साहब बातें कर रहे हैं कि जनाब आप ना बैठें। और मुझे तो कोई साहब कह रहे थे शायद वो जो उठ जाएँ, एजाज अल एहसन साहब कह दें कि ठीक है जी मैं नहीं बैठता इसमें। तो मैंने कहा जी उन्हें वो क्यों उठ जाएँ? वो कहते हैं जनाब आपको पता ही नहीं ये कैसे लोग हैं। वो इसलिए उठ जाएँगे कि मेरे ऊपर देख के एतराज़ किया तो मैं तो उठ गया। कि आप लोगों पे जो बेंचों पे एतराज़ हो रहे हैं, जिन्होंने करने हैं, पीटीआई वाले जो कर रहे हैं एतराज़, तो वो आप भी उठें। एक अखलाकी दबाव बढ़ाने के लिए। मैंने कहा वो लोग नहीं हैगे, अखलाकियात अखलूकियात इन्होंने ना कोई गर्ज गुर्ज नहीं हैगी। लेकिन वो कहते देखें हो भी सकता है, यानी एक इम्कान ज़ाहिर किया उन्होंने। और दूसरी बात ये है जो इन्होंने खत लिखा, खुला खत, तो कल मैंने कहा कि जनाब वो तो मिसकंडक्ट है। तो यही चीज़ आज सुप्रीम जुडिशल कोर्ट के सामने रखी जा रही है कि भाई साहब इन्होंने तो खुली धमकियां दी हैं, जजों को कह रहे हैं कि कब तक खामोश रहेंगे।
ججوں کو چیف جسٹس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. یہ سیدھی سیدھی جج کو ایک دھمکی ہے اور توہین عدالت ہے. اچھا، جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی جرت کے ساتھ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے آنے کے بعد کام ہو رہا ہے، تو یہ چیز خارج امکان نہیں ہے، یہ بعید نہیں ہے کہ مظہر علی کو نقوی صاحب، ثبوت تو پورے ہو گئے ہوئے ہیں، پورے ثبوت ہیں ان کو گھر بھیجنے کے، کہ مظہر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی کل ہی کوئی مکمل ہو جائے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن ان کی واپسی کا، گھر واپسی کا جو سفر ہے کل، وہ نظر آ جائے گا کہ شروع ہو گیا ہے. اچھا، اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے تو شٹ اپ کال والا جو معاملہ ہے اس کی طرف. تو وہ سائفر والا جو کیس ہے نا، اس میں فرد جرم لگ گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر بھی اور شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی. تو وہ ان کے جو وکیل ہیں باہر ہے، سلمان صفدر عمران کے وکیل ہیں، اور بیرسٹر تیمور ملک جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں، وہ کوئی نہیں جی نہیں، بس جج صاحب اندر گئے، جیسے گئے ویسے ہی باہر آ گئے، جبکہ اندر فرد جرم عائد ہو گئی. وہ جو پروسیکیوٹر ہیں اور عدالتی ریکارڈ ہے جو میں نے پتا کیا ہے، پہلے تو پروسیکیوٹرز نے کہا، شاخاور نے اور ذوالفقار نقوی نے، کہ جناب لگ گئی ہے فرد جرم. پھر میں نے چیک کیا، فرد جرم لگ گئی ہوئی ہے ان کے اوپر، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جناب کوئی فرد جرم نہ انگوٹھا لگا نہ سائن ہوئے. جب 9 مئی کو پکڑا گیا تھا نا، اور پھر 10 مئی کو ان کے اوپر جو پولیس لائن ہے وہاں عدالت نے ان کے اوپر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کی. اس وقت یہ نے کہا تھا ہمارے اوپر تو ہم نے سائن ہی نہیں کیا جناب، کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اسی فرد جرم کی بنیاد پہ ان کو سزا ہوئی تھی. تو اب بھی انہوں نے کہا نہیں جناب کوئی فرد جرم لگی. تو جب فرد جرم لگی ہے پڑھ کے سنائی گئی باقاعدہ. تو پھر یہ اٹھے ہیں عمران خان صاحب لیڈر، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو میرے اوپر الزام لگایا نا، اس میں یہ بھی الزام لگا دیں کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بے انقاب کیا، اور یہ میں نے بڑا ظلم کر دیا. یہ فرما رہے ہیں جج صاحب سے، اور یہ بھی چارج جو ہے یہ شامل کر دیں میرے خلاف. تو جج صاحب نے کہا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو پھر کہا جناب حکومت بھی میری گرائی، ملزم بھی میں ہی بن گیا، کریں میرے خلاف آپ کاروائی، لگا دیں مجھے پھانسی. تو پھر جناب اس پہ جج صاحب نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا. ان کا جناب آپ جس لہجے میں بات کر رہے ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے، چپ کر دیں آپ. جب سختی سے کہا نا پھر آواز نہیں نکلی، اس کے بعد بڑ بھی نہیں کیا، وہ بتانے والے کہتے ہیں. اور پھر اس میں فرد جرم لگ گئی ہے. اب اور پھر یہ کہہ رہے تھے نا، انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے جناب سائفر کیس میں جو ہمیں نقول وغیرہ تقسیم کی گئی ہے وہ پروسیس درست نہیں ہے، صحیح نہیں کیا گیا، اور سائفر کی نقل نہیں دی گئی وغیرہ وغیرہ، وہ لگ گئی ہے گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں. پہلے تو عامر فاروق صاحب کے سامنے لگتی تھی نا، یہ بڑا رولا ڈالتے تھے. اب گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے لگی ہے، اور یہ وکیل شاید اس لیے سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ فرد جرم نہیں لگی کہ شاید گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے بہت سارا زیادہ ریلیف ملنے والا ہے ان کو، جیسے ماضی میں ملتا رہے. تو اب کیس ہوگا تو ریلیف ملے گا نا. یہ کیس ہی ایسا نہیں ہے کہ اس میں ریلیف ملے کہ جناب نقول صحیح نہیں ملی. پھر یہ کہتے ہیں جب جس دستاویز یعنی سائفر کی بنیاد پہ ہمارے خلاف کاروائی ہوئی تو وہ ہمیں ملا ہی نہیں. تو وہ جج صاحب نے یہ کر دیا ہے، ابو الحسنات ذوالقرنین نے، کہ جناب اب ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی، بند کمرے میں سماعت ہوگی، بند کمرے سماعت ہوگی، وہ دے دیں گے ان کو، پڑھ لیں جناب، یہ لیں، یہ پڑا ہوا ہے. وہ کون سا باہر جانا ہے، وہ تو سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے، سیکریٹ ہی رہنا اس نے. اس میں اب ٹرائل جو ہے اس کی رفتار بڑھنے والی ہے. اور پھر جو توشہ خانہ کیس ہے نیب والا، اس میں جو ان کی عبوری ضمانت تھی، بشرا بیگم بھی اس میں ملزمہ ہیں، وہ مسترد ہوگی، اور نیب نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، گرفتاری ڈال دی ہے. اور اب ان کا ریمانڈ لینے کی ٹرائی کریں گے. وہ جب ریمانڈ ہو جائے گا جیل میں جناب آپ تفتیش کر لیں. اور یہ توشہ خانہ والا کیس نا، لوگ پوچھ رہے تھے ان میں تو پہلے سزا ہوگی، وہ توشہ خانہ والا کیس اور تھا، جو توشہ خانہ سے تحائف وغیرہ لے کے انہوں نے بیچ بوچ کے رقم میں اکٹھی کر کے پیسے اکٹھے کیے تھے نا، یا تحائف اپنے گھر لے گئے ہوئے تھے چوری چوری کر کے، تو وہ انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیے تھے جو الیکشن کمیشن میں جاتا ہے. تو الیکشن کمیشن میں اگر اثاثے چھپائے جائیں تو پھر الیکشن ایکٹ کے تحت اس کو سزا ہو سکتی ہے 3 سال. اس لیے ان کو سزا ہوئی تھی، وہ استغاثہ بھیجا گیا تھا نا، اور 3 سال سزا ہوئی تھی، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا، اور وہ نہل بھی ہو گئے تھے. پہلے الیکشن کمیشن نے نہل کیا تھا وہ اثاثے چھپانے پہ، اور پھر
جو ریفرنس میں انہیں سزا ہوئی، جو استغاثے پہ جو سزا ہوئی تھی، اس کے بعد پھر 5 سال کے لیے ان کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ یہ نیب والا اور کیس ہے، نیب والا تو وہ کیس ہے جو انہوں نے جعلی رسیدیں بنائی، جعل سازی کے ساتھ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے، وہ جو چھینا جپٹی کی، لے لو نہیں گئے تھے چیزیں، جو بشرا بیگم اپنے ایک آڈیو بھی آئی تھی ان کو ڈانٹ رہی ہے کہ جناب یہ تصویریں کس نے بنائی ہیں، جو گھر میں تحفے آئے ہیں ان کے، وہ والے تحفے جو ہیں، وہ والے جو غیر قانونی طور پہ انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں اور جعلی رسیدیں بنائی ہیں، تخمینہ غلط لگایا تھا اور چیزیں پہلے لے جا کے بیچ دی، پھر ان کا کچھ پرسنٹ جو 25% جو ہے وہ جمع کروا دیا، اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اگر اس کی تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، اس کا بھی پھر چالان سبمٹ ہوگا، پھر اس کا بھی ٹرائل ہوگا۔ خان صاحب نکل نہیں دینے انہوں نے، میرا خیال ہے نکل نہیں پا رہے خان صاحب کسی پاس سے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔